क्या होगा अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे मशहूर सुपर हीरो, पुराने देवता और यहाँ तक कि देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब के सब एक ही 5000 साल पुरानी भारतीय कहानी से लिए गए हैं। आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक यही एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। सोर्स असल में ये पूछ रहा है कि जिन कल्चरल सिंबल्स को हम अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं, जैसे सुपरमैन या फिर अमेरिकन ईगल, क्या वो सच में एक बहुत पुरानी भारतीय कहानी की कॉपी हैं? ये एक ऐसा आइडिया है जो इतिहास को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। सोर्स का तर्क ये है कि इन सभी प्रतीकों की जड़ में एक शक्तिशाली पंखों वाला प्राणी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 5000 साल पहले आसमान में उड़ा करता था। सोर्स का दावा है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल रियलिटी है। और वो प्राणी है गरुड़, हिंदू माइथोलॉजी के शक्तिशाली पक्षी देवता। सोर्स के मुताबिक गरुड़ सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर प्रतीकों का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक बात साफ कर लेते हैं, ये सिर्फ पौराणिक कथाओं की कोई मजेदार तुलना नहीं है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही बड़ा तर्क दे रहा है कि वैदिक संस्कृति यानी प्राचीन भारत की संस्कृति दुनिया की बाकी सभी बड़ी सभ्यताओं से पहले आई और उन सब पर अपना असर डाला। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, गरुड़। आखिर ये हैं कौन और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना जरूरी बनाता है? देखिए, गरुड़ कोई मामूली पक्षी नहीं है। वो आधे देवता हैं, आधे चील और एक ऋषि के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान विष्णु के पर्सनल वाहन हैं, मतलब जो इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। ये बात उन्हें हिंदू देवताओं में एक तरह का वीआईपी पास दिलाती है। और इनकी शक्तियां, अरे वाह, ये तो सीधे किसी कॉमिक बुक से उठाए हुए लगते हैं। वो सूरज की रफ्तार से उड़ सकते हैं, मतलब फ्लैश से भी तेज। उनके पंख इतने ताकतवर हैं कि एक बार फड़फड़ाने से पहाड़ हिल सकते हैं। और हाँ, वो अमर हैं, मतलब सुपरमैन के आने से पहले गरुड़ ही असली उड़ने वाले सुपर हीरो थे। अब यहाँ पर सोर्स कहानी को इतिहास से जोड़ने की एक कोशिश करता है। वो जगन्नाथ मंदिर में एक स्तंभ की ओर इशारा करता है और दावा करता है कि ये 5000 साल पुराना है, जो गरुड़ के होने का एक सबूत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये बताना भी जरूरी है कि ज्यादातर इतिहासकार इस डेटिंग से सहमत नहीं है, लेकिन सोर्स के तर्क के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है। हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? और गरुड़ की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सोर्स उनकी बेमिसाल ताकत के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करता है। कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन से। गरुड़ की मां को गुलाम बना लिया गया है और उनकी आज़ादी की कीमत देवताओं के खजाने से अमरता का अमृत चुरा कर लाना। ये एक तरह का सुसाइड मिशन है, लेकिन अपनी मां के लिए गरुड़ कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसके बाद जो होता है वो तो मतलब एक जबरदस्त एक्शन सीन है। सोर्स इस बात पे बहुत जोर देता है कि गरुड़ ने अकेले ही पूरे देवलोक पर हमला कर दिया। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देवताओं को हरा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक अकेले शख्स की इच्छा शक्ति की पूरे देवलोक की ताकत के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। तो अब तक हम गरुड़ से मिल चुके हैं। अब सोर्स अपने सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्से पर आता है। ये वो दावा है कि दुनिया भर की दूसरी संस्कृतियों ने बस गरुड़ की कहानी की नकल की। चलिए इन तथाकथित सबूतों पर एक नजर डालते हैं। पहला नंबर आता है ग्रीक माइथोलॉजी के फिनिक्स का, वो पौराणिक पक्षी जो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता है। सोर्स का तर्क है कि फिनिक्स के अमर होने का आइडिया सीधे सीधे गरुड़ से लिया गया है। अब ये एक इत्तेफाक है या किसी गहरे कनेक्शन का सबूत? अगला, चलिए अब मिस्र चलते हैं। यहां हम मिलते हैं हॉरस से, बाज के सिर वाले आकाश के देवता। आधा इंसान, आधा पक्षी और सूरज से जुड़ा हुआ। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? सोर्स का तर्क है कि ये समानताएं इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता। और यहीं पर सोर्स अपना सबसे बड़ा सबूत पेश करता है। इस टाइमलाइन के हिसाब से गरुड़ जैसे किरदारों का जिक्र हिंदू वेदों में बहुत पहले किया गया था, मिस्र के ग्रंथों में होरस या ग्रीक ग्रंथों में फिनिक्स के आने से भी पहले। सोर्स के लिए ये एक पक्का सबूत है, गरुड़ पहले आए थे। हालांकि इन पुराने ग्रंथों की डेटिंग इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन इस तर्क के लिए टाइमिंग ही सब कुछ है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स का तर्क है कि गरुड़ की विरासत आज के दौर के सिंबल्स में भी देखी जा सकती है।
जैसे कि अमेरिकन ईगल, जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, या फिर सुपरमैन, वो उड़ने वाला हीरो जिसके पास लगभग अजेय शक्तियां हैं। और सबसे साफ उदाहरण इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक, जिसे गरुड़ पंचशील कहा जाता है। सोर्स के मुताबिक ये सभी एक ही पुराने सोर्स की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखकर सोर्स सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि गरुड़ एक प्रभावशाली किरदार है, वो एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि हिंदू माइथोलॉजी और ग्रंथ सिर्फ पुराने नहीं हैं, बल्कि वो मानव सभ्यता में सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली हैं। अपने तर्क को और पक्का करने के लिए सोर्स ये टेबल दिखाता है जिसमें हिंदू वेदों को बाइबल या कुरान से बहुत पुराना बताया गया है। ये डेटा सोर्स के इस दावे को सपोर्ट करता है कि वैदिक संस्कृति सबसे पुरानी है। लेकिन ये दोहराना जरूरी है कि ये तारीख हैं, खासकर वेदों के लिए विद्वानों के बीच काफी विवाद का विषय हैं और इन्हें पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। और फिर सोर्स एक ऐसा पॉइंट उठाता है जो साइंस और माइथोलॉजी के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला कर देता है। वो पूछता है, हजारों साल पुराने ग्रंथ गरुड़ की रफ्तार की तुलना सूर्य की किरणों से कैसे कर सकते थे? क्या ये लाइट की स्पीड का एक काव्यात्मक वर्णन था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझने में साइंस को हजारों साल लग गए? सोर्स इसे प्राचीन ज्ञान का एक सबूत बताता है जो मॉडर्न साइंस से भी आगे था। तो इन सारे सबूतों को माइथोलॉजी, इतिहास और यहां तक कि साइंस के दावों को एक साथ रखकर सोर्स अपने ग्रैंड कंक्लूजन पर पहुंचता है। चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटें तो सोर्स का तर्क कुछ ऐसा है। गरुड़ सिर्फ एक शक्तिशाली मिथक नहीं है, वो ओरिजिनल सुपर हीरो हैं। उनकी कहानी इतनी दमदार थी कि दुनिया भर की संस्कृतियों ने उसे कॉपी किया। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा आज भी जारी है। और आखिर में सबसे बड़ा दावा कि ये मिथक सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक एडवांस सिविलाइजेशन के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर और विवादास्पद निष्कर्ष है। तो अब चाहे आप सोर्स के दावों पर यकीन करें या न करें, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। कहानियां आखिर संस्कृतियों और समय के आर पार सफर कैसे करती हैं? क्या उन्हें उधार लिया जाता है, जैसा कि सोर्स का तर्क है, या फिर अलग अलग जगहों पर लोग एक जैसे हालातों में एक जैसे आइडिया सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी साझी इंसानियत की जड़ों तक जाता है और ये दिखाता है कि ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमें कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती हैं।